नमस्कार, संजीवनी आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब आज हम पुनः उपस्थित हो गए हैं एक नए अध्याय के साथ। अध्याय तो वही हमारा 5वां अध्याय है जो कि चंद्रवंश से संबंधित है, लेकिन ये उसका भाग दूसरा है। तो भाग दूसरा पढ़ने से पहले हमने भाग पहले में क्या पढ़ा, पहले इसको दोहरा लेते हैं ताकि हमें समझने में सरलता हो जाए। तो देखिए, पिछले अध्याय में हमने या पिछले भाग में जो हमने पढ़ा, तो हमने सबसे पहला जो हमारा हेडिंग था वो था इस वंश की स्थापना, यानी कि चंद्रवंश की स्थापना के संबंध में। तो हमने ये सीखा कि कत्यूरियों के कारण जो है अराजकता की स्थिति पैदा हुई थी और इस अराजक स्थिति से नए राज्यों को पनपने का मौका मिला था। तो हुआ ये था कि सोमचंद नाम का व्यक्ति जो इलाहाबाद के झूसी नामक इलाके में रहता था, वो उत्तराखंड आया था और उसने जो है कुमाऊं क्षेत्र में 15 बीघा भूमि जो उसको विवाह के उपरांत मिली थी, उस पर उसने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। और जो स्वतंत्र राज्य स्थापित किया तो इस प्रकार से वह चंद्रवंश का संस्थापक बन गया। फिर बात की थी हमने आगे और हमने कहा था कि ये वंश जो है ये स्थापित किस वर्ष हुआ था या इसकी कालावधि क्या है। तो हमने एक जटिल टॉपिक के बारे में बात की थी और हमने ये कहा था कि इसमें थोड़ा सा सीखने में जटिलता है। कोशिश ये की गई थी कि हम उसको ठीक ठीक समझ लें, लेकिन अगर आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तभी हम समझ पाएंगे कि आप उसे कितना भली भांति जान सके हैं। तो हमने ये देखा था कि कुछ विद्वान या कुछ जो स्रोत हैं वो कहते हैं कि 700 ईस्वी के आसपास इस वंश की स्थापना हुई होगी। तो इससे कुछ गड़बड़ पैदा हुई थी और इसीलिए जैसे बीडी पांडे ने भी इसको 700 ईस्वी माना है, लेकिन एटकिंसन ने कहा कि इससे थोड़ा गड़बड़ पैदा होने वाली है, क्योंकि अब इतना डिटेल तो भी बात नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसकी जो अवधि होनी चाहिए, शुरुआत जो होनी चाहिए, वो 953 ईस्वी से होनी चाहिए। तो कुल मिला के विभिन्न स्रोतों के आधार पर हमने विश्लेषण करके ये निष्कर्ष निकाला था कि इस वंश की स्थापना 700 ईस्वी या 950 ईस्वी या उसके बाद कभी हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा कुछ भी एक निष्कर्ष के रूप में नहीं कहा जा सकता। फिर हमने बात की थी आगे, तो हमने सोमचंद की उपलब्धि के बारे में बात की थी और हमने कहा था कि जो काली कुमाऊं का इलाका है, यानी जो वर्तमान चंपावत वाला इलाका है, तो वहाँ पर जो अराजक स्थिति है उससे निपटने के लिए जो सोमचंद है उसने अपनी जो है दिमाग का प्रयोग किया, बाहुबल का प्रयोग किया और वो उसमें सफल हुआ। उसने यहाँ की जो लड़ाकू जातियाँ हैं जैसे कार्की, बोरा, तड़ागी आदि आदि, उनको अपने नियंत्रण में रखा, उनको सम्मान दिया, बड़े बड़े पद दिए और इस प्रकार से उसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसके अलावा उसने सैन्य प्रशासन, सिविल प्रशासन और इसके अलावा उसने ग्रामीण प्रशासन की भी नींव रखी और बूढ़ा, सयाना, कमीना जैसे पदाधिकारियों को गांव में नियुक्त किया। उसने जो है तमाम जो अपनी प्रजा है उसको 2 आलों में विभाजित किया था, एक था मेहरा गुट था और एक था फरत्याल गुट था। और इस प्रकार से सभी को सम्मान देकर उसने सभी को संतुष्ट किया। उसने चौथानी ब्राह्मणों के भी को भी बड़े बड़े पद दिए, जिनमें जैसे बिष्ट थे, जैसे जोशी थे, जैसे पांडे थे आदि आदि। और इस प्रकार से उसने एक बढ़िया शासन की नींव रखी। और अब हम बात करते हैं सोमचंद से आगे के इतिहास के संबंध में। तो सोमचंद के बाद कौन राजा आया, अब उसको देखते हैं। तो देखिए, जो सोमचंद है उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी बना, तो उस राजा का जो नाम है वो है आत्मचंद। आत्मचंद। तो अगर हम इस आत्मचंद के बारे में बात करें, आत्मचंद, और इस आत्मचंद की जो कालावधि है ना, अगर हम कालावधि के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है, आप याद कीजिए हमने कहा था कि या तो हम एटकिंसन की तिथि को फॉलो कर लें या बद्रीनाथ पांडे की तिथि को फॉलो कर लें। तो हमने बीडी पांडे को चुन लिया, लेकिन यही निश्चित सही है ऐसा नहीं है। तो याद कीजिए 700 से लेकर 721 सोमचंद का काल था। तो इसका काल हुआ 721 से लेके 740 ईस्वी, ठीक है ना। तो लगभग 20 साल कालावधि को माना जा सकता है। तो अगर हम इस आत्मचंद के बारे में बात करें तो आत्मचंद की विशेष बात क्या है, तो याद कीजिए हमने कहा था कि ये हमारा उत्तराखंड है और ये चंपावत वाला इलाका है। और चंपावत वाले इलाके में जो सोमचंद है, तो सोमचंद को एक कत्यूरी राजा ने अपनी बेटी दी थी और 15 बीघा भूमि दी थी, क्योंकि पूरा उत्तराखंड ही उस टाइम पे कत्यूरियों का था। तो ये कह सकते हैं कि सोमचंद कत्यूरियों का दामाद था, ठीक है। तो कत्यूरी का दामाद था, तो इसलिए सोमचंद को कुछ राजसी संरक्षण भी प्राप्त हुआ। तो आत्मचंद जब गद्दी में बैठा तो उसने चंपावत के कुछ नजदीकी इलाकों को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया।
तो ऐसे राज्य जो हैं, सो ये जो आत्मचंद है इसको वार्षिक खिराज या टैक्स देने के लिए आते थे। इसके अलावा चूंकि ये बड़े खानदान से संबंध हो गया था, चंदों का कत्तियों से संबंध हो गया था, तो कुछ लोग डर के मारे भी इसको खिराज देने के लिए, टैक्स देने के लिए आते थे। तो ये है आत्मचंद, और इसके बारे में लगभग इतनी ही बातें हमें पता चलती हैं, और इसकी और कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, तो अगला जो शासक आता है हमारा, उस शासक का नाम है आत्मचंद के बाद पूर्णचंद या पूर्णचंद, पूर्णा या पूर्णचंद, पूर्णचंद। तो ये दूसरा राजा है, और ये छोटे छोटे राजा हैं, हाँ, इसलिए इनके समय के मतलब इनकी बहुत ज़्यादा उपलब्धियां नहीं हैं। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, तो जो इसका समय बैठता है वो 740 से लेके 758 ईस्वी के लगभग बैठता है, ठीक है। और इस पूर्णचंद की क्या विशेषता है, अब हम इसको सीख लेते हैं। तो ये जो पूर्णचंद है, तो इसके बारे में ये पता है कि ये जो व्यक्ति था, तो ये एटकिंसन भी लिखते हैं, तो कहते हैं कि जो तराई वाला इलाका है, तो इसका तराई वाले क्षेत्र में अधिकांश समय आखेट यानी कि शिकार में बीतता है। तो ये बहुत अच्छा शिकारी है और अपना अधिकांश समय शिकार में ही बिता देता है। इसके अलावा केवल ये शिकारी ही नहीं है, ये धर्म कर्म के काम में, यानी धर्म और कर्म के काम में के कार्यों में भी खूब योगदान देता है और दान दक्षिणा देता है। और इसी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण, देखिए दोनों गुण हैं इसके पास, तो इसकी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण जब ये बूढ़ा हुआ ना, तो इसने अपना राजपाट जो है अपने पुत्र इंद्रचंद को सौंप दिया, इंद्रचंद को सौंप दिया। और ये खुद जो पूर्णागिरि मंदिर है ना, पूर्णागिरि देवी है, तो जो पूर्णागिरि देवी है, तो इन देवी के चरणों में अपना जो जीवन है वो इसने समर्पित कर दिया। तो ये इसकी पूर्णागिरि देवी मंदिर के उसमें इसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो ये विशेषता है इस पूर्णचंद के बारे में। अब बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण राजा है, वैसे देखा जाए तो चौथा महत्वपूर्ण, अब चौथे राजा के बारे में बात करते हैं। और जो चौथा राजा है, और इसका नाम है इंद्रचंद, इसका नाम है इंद्रचंद। और इसका जो समय है वो 70, देखिए अभी आपने लिखा 1758 से लेके 1778 इसका काल है। तो ये थोड़ा सीखने लायक है, हमारे लिए उपयोगी है परीक्षाओं की दृष्टि से और जिज्ञासा की दृष्टि से। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसकी क्या विशेष बात रही, इसको देखें। तो जो इंद्रचंद है, तो बीडी पांडे कहते हैं कि इसका नाम इंद्र है और भगवान का नाम भी इंद्र है। तो ये जो शासक था, ये अपने आप को भगवान इंद्र के समान ही मानता था, या अपने आप को भगवान ही मानता था, और इसीलिए ये एक अहंकारी शासक था, ऐसा पता चलता है बीडी पांडे के अनुसार। तो ये एक अहंकारी शासक था। और इसकी विशेष बात क्या है इसके काल की, कि इसके काल में जो रेशम उद्योग है, एक तो अहंकारी शासक हो गया, दूसरा है रेशम उद्योग। तो जो रेशम उद्योग है इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। अब हुआ क्या था, इस बात को देखिए रेशम उद्योग के बारे में। तो हुआ ये था कि ये है हमारा उत्तराखंड, इस प्रकार से। तो ये जो इंद्रचंद है ना, अगर हम इसके बारे में बात करें, इंद्रचंद, तो हुआ ये था, इंद्रचंद ने क्या किया, इसने अपनी आय के साधनों को बढ़ाने के लिए रेशम उद्योग को बढ़ावा देने की सोची और योजना बनाई। अब हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ पे इलाका है तिब्बत, और इस तिब्बत का जो राजा था, उसकी एक रानी जो थी वो चीन से थी, और चीन में रेशम उद्योग बड़ा फला फूला था। तो ये रानी अपने साथ जो है रेशम उद्योग को ले आई, और इस प्रकार से ये रेशम उद्योग तिब्बत में आ गया। इस तिब्बती राजा की एक रानी जो थी वो नेपाल से आई थी, ये नेपाल है।
तो यहां से रानी नेपाल से इस उद्योग को इधर ले, मतलब जो तिब्बत से नेपाल पहुंचा दिया। तो इस प्रकार से रेशम उद्योग पहुंच गया नेपाल। और जब इस इंद्रचंद ने सोचा कि मुझे भी इस उद्योग से आय को अर्जित करना चाहिए, तो उसने क्या किया, नेपाल से जो है इस उद्योग को अपने यहां मंगवाया। अब इसके लिए इसने क्या किया, इसने नेपाल से रेशम के कीड़े मंगवाए, रेशम के कीड़े मंगवाए, ठीक है ना। और इन कीड़ों को हमें सभी को पता ही होता है वैसे कि ये जो कीड़े पलते हैं ये शहतूत के पेड़ पे पलते हैं। शहतूत, उसकी पत्तियां खाते हैं, शहतूत की पत्तियां खाते हैं। तो ढेर सारे जो हैं शहतूत के पेड़ लगाए गए। और रेशम के कीड़ों से रेशम निकालने के लिए देश मतलब होता है मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय लोग अपने आप को पर्वतीय पहाड़ी कहते हैं और तराई भाबर के लोगों को देसी कहते हैं, और वो इलाका देश कहलाता है। तो देश से इन्होंने पटुए बुलाए। पटुए कौन, पटुए वो लोग होते हैं, पटुए वे लोग होते हैं जो रेशम के कीड़ों से रेशम प्राप्त करते हैं। तो ये क्या करते थे पटुए, तो बड़ी संख्या में पेड़ लगाए गए और उनकी पत्तियां तोड़ के कीड़ों को खिला के उनको मोटा ताजा किया गया। और जब रेशम तैयार कर रहे थे ये पटुए, तो इनके एक परंपरा थी। तो पटुए क्या करते थे, जिस टाइम पे रेशम तैयार करते थे और उसको रंगने का काम करते थे, तो वो एक अफवाह उड़ा देते थे, मजाकिया कोई घटना उड़ा देते मन से। और उनका मानना यह था कि जितना ज़्यादा ये अफवाह फेमस होगी, जितना ज़्यादा वो आगे बढ़ेगी, उतना ही रेशम में चमकदार और पक्का रंग चढ़ेगा। तो पटुओं के नाम से ये जो परंपरा है ये पटरंग वाली कहलाती थी, पटरंग वाली कहलाती थी। और इस प्रकार से चंपावत में पटरंग वाली की परंपरा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। तो यह है हमारा इंद्रचंद। तो अब बात करते हैं आगे। तो देखिए अभी हमने बात की है किसके बारे में, इंद्रचंद के बारे में ना। तो अब ये देखते हैं कि इंद्रचंद के बाद अगला महत्वपूर्ण राजा कौन है। तो अगर हम देखें, क्रम से देखें, हाँ एक बात और कि ये जितने राजा हैं ना, तो हम इसकी एक पूरी लिस्ट बना लेंगे, या तो लास्ट में बना लेंगे या बीच में कभी बना लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, आप लोग को एक साथ राजाओं के नाम याद रखने में सरलता हो जाएगी। वैसे भी सारे राजाओं के नाम याद नहीं रखने हैं। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो इंद्रचंद के बाद जो अगला राजा आ रहा है वो आ रहा है संसार चंद। संसार चंद। तो ये जो संसार चंद है, अगर हम इसके काल के बारे में बात करें तो उसका जो काल था पहले वाले राजा का, इससे पहले वो 1778 था। तो इसका जो काल बैठता है वो बैठता है 1813 तक, ठीक है, 1813 ईस्वी तक। तो संसार चंद है ना, तो इसके बारे में अभी तक हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। तो उसके बाद तो हम लिख देते हैं यहाँ पे थोड़ी सी बात, कोई संसार चंद के बारे में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। संसार चंद के बारे में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, ये इसकी विशेषता हो गई। कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, कोई इसकी विशेषता नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और अगर हम बात करें आगे, तो जो अगला शासक है संसार चंद के बाद, उसका नाम है सुधाचंद या सुधारचंद। सुधाचंद या सुधारचंद। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, सुधाचंद या संसार चंद के बारे में, तो इसकी विशेषता क्या है इस बात को देख लेते हैं। इसका जो काल है वो 1813 से लेके 1833 ईस्वी के मध्य के मध्य माना गया है ना, के मध्य माना गया है। और अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, माना गया है, सॉरी मुझे खांसने के चक्कर में मैंने 1800 लिख दिया, समझ ही रहे होंगे। अच्छा, ये भी 18 ही हो गया, मतलब 8 से मतलब है। हाँ चलिए, आप इसको खुद ही काट लीजिएगा या मैं ही कर देता हूं उससे। 813 से लेके 833
फिर वही 18,833, इसी प्रकार से इसी को काट लीजिएगा, ठीक है। चलिए, गलतियां हो जाती हैं, आगे बात करते हैं। तो इस सुधारचंद या सुधाचंद के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी विशेष बात ये है यहाँ पे कि इसने ना सैन्य खर्चे को कम किया, सैन्य व्यय को कम किया। अब ये सैन्य व्यय को कम क्यों कर रहा है, इसको भी सीखने की जरूरत है, क्योंकि हुआ यह था कि चंदों को लगातार लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही थी और इसके लिए सेना का खर्चा बढ़ रहा था, और वो खर्चा कहाँ से पूरा होगा, प्रजा पे टैक्स लगा के, तो इससे करों का बोझ प्रजा पे बढ़ रहा था। तो इसीलिए इसने प्रजा को करों के बोझ से थोड़ा सा राहत प्रदान की। तो प्रजा को करों के बोझ से, करों के भार से कुछ मुक्ति प्रदान की, इस सुधारचंद या सुधाचंद ने, ये इसकी विशेष बात है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, इसकी और क्या खास बात है, तो इसकी तो इतनी ही बात है। अब अगला जो राजा के बारे में बात करते हैं वो है हमीरचंद, या इसको आप हरिचंद भी कह सकते हैं, हरिचंद। तो ये जो हमीरचंद या हरिचंद है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका जो समय बैठता है ना, ये 833 से लेके 856 AD तक बैठता है, ईस्वी तक बैठता है, ठीक है। और ये इसका कार्यकाल है। तो हमीरचंद की विशेषता ये है कि ये एक धार्मिक प्रवृत्ति वाला शासक है, यानी धर्म कर्म में ही वाला शासक है। तो इसने क्या किया ना, इसने अपने जो राजपाट है वो अपने बेटे को सौंप दिया और ये ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। तो इस प्रकार से ये है हमीरचंद। तो अब हम बात करते हैं अगले राजा, जिसका नाम है वीणाचंद। तो देखिए, अगर हम इस वीणाचंद के बारे में बात करें तो इसका कार्यकाल महत्वपूर्ण है, इसकी उपलब्धि महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका कार्यकाल महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि ये जो वीणाचंद है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये वीणाचंद ना एक भोग विलासी, शायद ये हरा रंग आपको ना दिखाई दे, एक भोग विलासी शासक है, भोग विलासी शासक है। तो इसका काम ना, या इसका जो समय है वो भोग विलास में ही व्यतीत होता है। तो जब भोग विलास में व्यतीत होता तो क्या होगा, इससे जो राजा है अगर अपने शासन में ध्यान नहीं देगा तो उससे गड़बड़ी पैदा हो जाएगी, और जो अधिकारी वर्ग है वो निरंकुश हो जाएगा और अपने आप को राजा मानने लगेगा। और यही इसके काल में भी हुआ। तो जितने भी अधिकारी वर्ग थे वो अपने आप को राजा मानने लगे, और वो लोग हर प्रकार से प्रजा का शोषण करने लगे, और जिस कारण से जो है अव्यवस्था और अशांति पूरे राज्य में फैल गई। तो इसके दुष्परिणाम बहुत हद तक जो है नकारात्मक रूप में लोगों के सामने आने लगे, और चंदों का जो ये जो राज्य था उसके प्रति लोगों में घृणा व्याप्त हो गई। तो जब घृणा व्याप्त हो गई तो इसका परिणाम ये हुआ कि ये जो वीणाचंद है, ना केवल इसके प्रति बल्कि पूरे चंद शासन के प्रति ही लोगों में एक अराजक माहौल पैदा हो गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि कुमाऊं के इतिहास में या चंदों के इतिहास में खशिया काल आरंभ हो गया। तो खशिया काल की विशेषता क्या है, अब हम इसको देखते हैं। तो खशिया जो काल है ये चंदों के इतिहास की एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना है, और इससे हमारे कई प्रश्नों का निदान होता है, लेकिन कुछ नवीन प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं। तो देखते हैं विश्लेषण की दृष्टि से कि खशिया काल की विशेषता क्या है। तो देखिए इसको जरा ध्यान से, खशिया काल की अगर हम बात करें तो खश काल या खशिया काल ना, खशिया काल। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है, और ये क्या घटना है इस बात को देखते हैं। तो हुआ ये था ना कि जब चंदों का शासन बड़ा दमनात्मक और अत्याचारी हो गया, तो यहाँ की जो पुरानी लड़ाकू जाति थी, खस जाति,
वो इकट्ठा हो गए और वो अपने पुराने क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक शासन किया था उत्तराखंड में, तो अपने पुराने गौरव को वापस लाने के लिए एकजुट हो गए। और जब ये एकजुट हो गए तो उन लोगों ने चंदों को मार मार के भगाना शुरू कर दिया वीणाचंद के काल में। तो चंदों को मार मार के भगाना शुरू कर दिया। केवल चंदों को नहीं भगाया बल्कि यहाँ के लोगों को भी मारना के भगाना शुरू कर दिया। जो लोग चंदों के समर्थक थे, ये चंदों के काल में उनका एक राजसी वैभव को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। तो इस प्रकार से ये एक जनसाधारण की चेतना थी जो विदेशी राज्य के विरुद्ध और अत्याचारों के विरुद्ध थी। इसीलिए एटकिंसन जो है, तो एटकिंसन है, अगर हम इनके बारे में बात करें, एटकिंसन के बारे में, किंसन, तो ये एटकिंसन इस घटना को, ये जिसको हमने खशकाल कहा है, तो इसे ये राष्ट्रीय क्रांति या जन आंदोलन नाम देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारे लिए एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि खसिया जो क्रांति वो कब हुई थी। वो इसलिए क्योंकि ये आम जनता की चेतना थी विदेशी राज्य के विरुद्ध, अत्याचारों के विरुद्ध, और सारे लोग एकजुट हुए और एकजुट होकर उन्होंने चंदों के शासन को समाप्त कर दिया। लेकिन यहाँ पर दो मत हो जाते हैं। पहला मत हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बीडी पांडे का है। वो ये कहते हैं कि खसों का जो काल है अगले 200 वर्षों तक लगभग खत्म हो गया। लेकिन डेट को एडजस्ट करने के लिए एटकिंसन कहते हैं कि नहीं, चंपावत के एक हिस्से में खसों का काल रहा और एक हिस्से में जो है ये चंदों का काल रहा। तो बस इतना ही अंतर है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। कुल मिला के खश क्रांति हुई और एक महत्वपूर्ण घटना घटी। तो अब याद कीजिए, हमने पिछली जो अभी थोड़ी देर पहले जो पढ़ा था, देखिए हमने कुछ चंद राजाओं के नाम पढ़े थे, जैसे सोमचंद, आत्मचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद, संसारचंद, सुधाचंद, हमीरचंद, वीणाचंद, और उसके बाद खसिया अराजकता का काल हमने इसको लिस्ट में देखा था। तो लगभग ये इस समय दिया गया है, लगभग जो कि 200 साल के आसपास बैठता है। तो इस प्रकार से जो खश क्रांति हुई तो वो उसने उत्तराखंड की राजनीति में एक भूचाल ला दिया। एटकिंसन इस खश काल के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि इस 200 वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 14 शासकों ने शासन किया, और वो इनके नामों का उल्लेख करते हैं, लेकिन नाम बड़े अजीब से हैं। तो देखते हैं, इनके नामों को लिखने का प्रयास करते हैं और कितने नाम, कौन कौन से नाम है इसको देखते हैं। तो एक नाम है जिसका नाम है बीजड़, एक नाम है जिसका नाम है जीजड़, बीजड़, जीजड़, जाजड़, जार, कालू, कलसू, ये हो गया आपका 3, 4, 5, 6, और 7वां लिखते हैं यहाँ पे जहल, 8वां यहीं पे लिख लेते हैं जिसका नाम है मूल, फिर है गुणा, फिर है बीड़ा, फिर है नागू, फिर है भागू, फिर है नागू भागू, फिर है जयपाल, फिर है सोनपाल। तो एटकिंसन कहते हैं 14 राजाओं ने नाम जो है शासन किया, लेकिन एटकिंसन एक 15वें राजा का भी नाम लिखते हैं और इसका नाम है इंद्र। ठीक है, इंद्र। तो कुल मिला के हुआ ये था, अंतिम शासक वैसे इसी को माना जाता है, इसके बारे में विद्वान निश्चित रूप से एक मत नहीं है। तो इसलिए एटकिंसन ने किताब में 14 नाम, मतलब 14 नंबर तो लिखा, लेकिन राजाओं के नाम उसने 15 दिए। तो आगे हम बात करते हैं। तो देखिए लगभग 200 सालों तक जो है खसियों का राज रहा, और जब खसियों का राज रहा तो इसमें एक विशेष बात हुई, खसियों की राज्य की दुर्बलताएं सामने आने लगी और समय के साथ साथ ये भी अत्याचारी शासक सिद्ध हुए, और इससे राजनीतिक व्यवस्था दोबारा से पाली, जो ये चंपावत वाला जो इलाका है, तो वहाँ पर दोबारा से अशांति का इलाका, मतलब माहौल बन गया। इससे फिर से जनता का शोषण होने लगा, जनता परेशान होने लगी, और फिर जो कुछ समझदार लोग थे, प्रबुद्ध लोग थे, तो उन लोगों को चंद वंश की याद आई। तो एक ऐसा ही व्यक्ति था
और उस व्यक्ति का नाम था सौनखड़ायत। इस व्यक्ति का नाम था सौनखड़ायत। सौनखड़ायत। तो इसने क्या किया, तो इस सौनखड़ायत ने जो है सभी लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया इन खशियों के विरुद्ध, और इकट्ठा करके शुरू किया, और उन लोगों को जो लोग चंद काल में यानी उनके अवनति के काल में भाग गए थे, देश भाग गए थे, तो उनको बुलाना शुरू किया। और उसके बाद सौनखड़ायत ने चंदों के एक उत्तराधिकारी या उस परिवार के एक व्यक्ति को प्रस्तुत किया, और उसका नाम था वीरचंद। वीरचंद। तो इसको प्रस्तुत किया और ये निश्चित किया गया कि वीरचंद को दोबारा से गद्दी में बैठा के चंद वंश की पुनः स्थापना की जाएगी। तो आक्रमण किया गया राजधानी में, और जो खशिया जो राजा था उस टाइम पे वो सौपाल था। आपको याद कीजिए, अभी हमने सौपाल के बारे में बात की है, सौपाल या सोनपाल। तो ये हार गया और मारा गया, और सौनखड़ायत ने वीरचंद को दोबारा से गद्दी में बैठा दिया। तो इस प्रकार से जो अगला शासक सिद्ध हुआ वो था वीरचंद, और ये जो वीरचंद है, वीणाचंद के बाद दूसरे मतलब दोबारा आने वाला चंदों का शासक था। तो अब बात करते हैं आगे। तो इस वीरचंद के बाद कई शासक बने, लेकिन इनकी विशेषता कोई विशेष नहीं रही या कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं रही, तो हम इनके केवल नाम लिख लेंगे और इनके बारे में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध भी है ही नहीं। तो देखिए, इसको लिखने में तो समय लग जाएगा, तो हमने एक टेबल बना के रखी है, आप इस बात को देख सकते हैं। तो देखिए, रूपचंद जैसे ही आ रहा है 1080 के आसपास बैठ रहा है, इसका जो काल है, ठीक है। तो रूपचंद है, लक्ष्मीचंद, धर्मचंद, कर्मचंद, कल्याणचंद, निर्भयचंद, नरचंद, नानकीचंद, रामचंद, भीष्मचंद, ध्यानचंद, पर्वतचंद, थोहरचंद, कल्याणचंद, त्रिलोकचंद, डमरूचंद, फिर धर्मचंद, अभयचंद। तो इस प्रकार से तमाम छोटे छोटे राजा शासन कर रहे हैं। और अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो एक शासक यहाँ पे हमें जो दिखाई दे रहा है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो वो हमारा नानकीचंद है ना, तो सॉरी नानकीचंद है। तो इस नानकीचंद को देखिए जरा ध्यान से, तो अगर इसका समय देखें तो ये 1177 से लेके 1195 है। अगर बीडी पांडे की डेट को सही मान लिया जाए तो यही वो काल है जब उत्तराखंड में 1192 के करीब नेपालियों का एक राजा है जिसका नाम है अशोक चल्ल, उसका आक्रमण हुआ था, अगर इस डेट को सही माना जाए तो। चलिए, अच्छा, इसके अलावा एक और सीखने लायक बात है, वो सीखने लायक बात क्या है, इस बात को भी देख लीजिए आप। तो हुआ ये है ना, अगर आप इसको जरा ध्यान से देखें तो एक शासक है त्रिलोकचंद। अब इसकी क्या विशेषता है, इसको भी देख लीजिए। तो इसकी विशेषता ये है कि अगर हम इसको उत्तराखंड कह दें, ये इसको अगर हम उत्तराखंड मान लें और ये चंपावत वाला इलाका है, तो इसने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जब इस साम्राज्य की ओर पश्चिम उत्तर की ओर विस्तार कर रहा है तो इसने जो है ना छकाता वाला इलाका है, छकाता वाले इलाके पर अपना अधिकार कर लिया। छकाता मतलब आज का जो नैनीताल भीमताल वाला इलाका है, इसे छकाता कहा जाता था। वास्तव में इसका जो सही अर्थ था वो था सष्टी खाता, यानी कि 60 झीलों वाला क्षेत्र, क्योंकि यहाँ झीलें ज़्यादा होती हैं, बाद में पढ़ेंगे उसको बाद में। तो ये छकाता वाले इलाके में इसने अपना अधिकार कर लिया, और इसने भीमताल में ना सुरक्षा के लिए, क्योंकि इससे ऊपर कौन थे, कत्यूरी राज्य थे, तो सुरक्षा के लिए इसने भीमताल में एक किले का भी निर्माण किया, किला भी बनवाया। एक विशेषता इसकी ये रही, और इन राजाओं की कोई और खास विशेषता नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक बात और खास बात है, इसको भी देख लेते हैं। ये जो आपको अभयचंद दिखाई दे रहा है ना, तो अभयचंद की विशेषता है कि चंपावत यानी लोहा घाट से इसका एक अभिलेख मिला है, और इसकी विशेषता ये है कि ये कुमाऊनी में है, कुमाऊनी में, और कुमाऊनी भाषा के सबसे पुराने अभिलेखों में से एक है ये अभिलेख। तो ये इसकी विशेष बात है। तो ये रहे अभयचंद तक के राजा, और ये है एक लंबी सी फेहरिस्त इन राजाओं की जिनके बारे में हमें कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने उसका अध्ययन किया। तो मुझे लगता है कि हमारी वीडियो की लेंथ पर्याप्त हो गई है, तो आज इतना ही करते हैं। लेकिन जाने से पहले एक प्रश्न मैं फिर आपसे पूछ लेता हूं, और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसका उत्तर अवश्य देंगे। तो आपको प्रश्न ये बताना है कि चंद काल में ढकुरिया किसे कहा जाता था। तो आशा करता हूं कि आप लोग ये उत्तर अवश्य दे पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल प्रश्न आप लोगों से नहीं कर रहा हूं, ऐसा मेरा मानना है। तो अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।